नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निता अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मंत्री शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद ने जरदारी पर बयान दिया था। इमरान पर हमले में जरदारी का हाथ बताया था। तो इमरान खान के करीबी है शेख रशीद, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, पूर्व मंत्री शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर दरअसल इन्होंने बयान दिया था और इमरान पर जो हमले हुए थे उसमें जरदारी का हाथ बताया था और उसी बयान को आधार बना करके अब पूर्व मंत्री शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं शेख रशीद। और अब पाकिस्तान के इस्लामाबाद से यह अहम खबर कि पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर जो बयान दिया था पूर्व मंत्री शेख रशीद ने, उसी बयान को आधार बना करके अब शेख रशीद की गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। शेख रशीद ने जरदारी पर बयान दिया था और उस बयान में साफ साफ कहा था कि इमरान पर जो हमले हो रहे हैं उसमें जरदारी का हाथ है। तो जरदारी का हाथ बताया था इमरान पर हमले में, लिहाजा इमरान खान के करीबी शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर पाकिस्तान के इस्लामाबाद से। पूर्व मंत्री शेख रशीद गिरफ्तार हो चुके हैं इस्लामाबाद में। और अब कारोबार जगत से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कारोबार जगत से जुड़ी बड़ी खबर यह कि अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ रद्द कर दिया है। अहम खबर, बड़ी खबर, 20,000 करोड़ का एफपीओ जो है वो रद्द हुआ है। ओवर सब्सक्राइब, इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि ओवर सब्सक्राइब हुआ था। अडानी ग्रुप का एफपीओ अपने निवेशकों का पैसा लौटाएगा अडानी ग्रुप, ये कहा जा रहा है। तो बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ रद्द कर दिया है। 20,000 करोड़ का एफपीओ रद्द किया गया है। ओवर सब्सक्राइब हुआ था अडानी ग्रुप का एफपीओ, तो अपने निवेशकों का पैसा लौटाएगा अडानी ग्रुप। ऐसा अडानी ग्रुप की तरफ से आश्वासन जो है वो दिया जा रहा है कि जिन्होंने भी इसमें निवेश किया था, जो जितने भी उसके निवेशक है, सबका पैसा लौटाएगा अडानी ग्रुप। तो कारोबार जगत से जुड़ी ये बड़ी खबर, अहम खबर। बता दें आपको कि हालांकि निवेशक जो है वो परेशान है, तो अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ रद्द कर दिया। उसके बाद निवेशकों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप ये पैसा लौटाएगा। 20,000 करोड़ का एफपीओ जो रद्द किया है और जिन्होंने निवेश किया था, जो निवेशक है, उनका पैसा लौटाने की बात कही जा रही है, लेकिन कैसे लौटाएगा, कब लौटाएगा, इस बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं है। लिहाजा जो निवेशक हैं वो परेशान है, हैरान है, क्योंकि अडानी ग्रुप पैसा लौटाने की बात तो कह रहा है, लेकिन कैसे मुमकिन हो पाएगा, इस बारे में अभी कोई भी रूपरेखा तैयार नहीं की गई है। तो अडानी ग्रुप ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब इसमें अडानी की तरफ से क्या बयान जो है वो आया है, आइए जल्दी से आपको हम वो सब पढ़वा देते हैं, सुनवा देते हैं। दरअसल अडानी ग्रुप में आपको बता दें कि एफपीओ रद्द करने पर गौतम अडानी का बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और मौजूदा स्थिति को देखते हुए कंपनी ने अपने निवेशकों के हितों में एफपीओ को वापस लेने का फैसला लिया है। बोर्ड जो है वो सभी निवेशकों का धन्यवाद करता है और जिन्होंने भी एफपीओ में पैसा लगाया था। बीते हफ्ते स्टॉक्स में उतार चढ़ाव के बीच भी निवेशकों ने अपना भरोसा जो था वो कंपनी के प्रति दिखाया। इस फैसले के बाद से कंपनी के जो ऑपरेशंस और फ्यूचर प्लान पर कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ेगा। कंपनी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर अपना फोकस जो है वो जारी रखेगी। एक बार जब मार्केट स्थिर हो जाएगा तो हम कैपिटल मार्केट स्ट्रेटेजी की समीक्षा जो है वो करेंगे। तो एफपीओ रद्द करने पर गौतम अडानी का ये बयान जो है वो सामने आया है। तो एफपीओ रद्द हो जाता है, उसके बाद गौतम अडानी जो है वो अभी भी आश्वासन ये देते हुए नजर आ रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार करना है जब तक मार्केट स्थिर नहीं हो जाती। मार्केट स्थिर होते ही हम फिर से आगे बढ़ेंगे। फिलहाल निवेशकों का पैसा लौटाने की बात भी अडानी ग्रुप की तरफ से कही जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर एफबीआई ने छापेमारी की है। राष्ट्रपति बाइडेन के डेलावेयर में घर की तलाशी ली गई है। गोपनीय दस्तावेज जो है वो फिलहाल एजेंसियां तलाश रही थी, लेकिन राष्ट्रपति के घर से अभी तक कोई भी गोपनीय दस्तावेज जो है वो नहीं मिला है। बड़ी खबर, अहम खबर, राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर एफबीआई की छापेमारी। राष्ट्रपति बाइडेन के डेलावेयर घर की ये तलाशी जो थी वो ली गई थी।
लगातार छापेमारी यहाँ पर की दरअसल वजह छापेमारी के पीछे बताई जा रही थी कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें एफबीआई की टीम जो है वो हासिल करना चाहती है, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर एफबीआई ने छापेमारी जरूर की, लेकिन अभी तक इस छापेमारी में कोई भी अहम दस्तावेज जो है वो टीम को, एजेंसियों को जो है नहीं मिले हैं। हालांकि अभी तक ये तलाशी अभियान जो है वो खत्म हो चुका है फिलहाल। तो जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन अमेरिका के, जिनके डेलावेयर में घर की तलाशी ली गई, आपको बता दें कि बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल पीछे ये तर्क ये दिया जा रहा था कि कुछ अहम दस्तावेज ऐसे हैं जो इनके घर में हो सकते हैं, लिहाजा तलाशी ली गई, लेकिन तलाशी में मिला कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं एमसीडी मेयर के चुनाव की। दरअसल 6 फरवरी को अब एमसीडी मेयर के चुनाव होंगे। एमसीडी की बैठक में इस बात का फैसला हुआ है। 2 बार इससे पहले चुनाव जो था वो टल चुका है। तो अहम खबर और बड़ी खबर, आखिरकार दिल्ली को मेयर कब मिलेगा या फिर दिल्ली का मेयर कौन होगा, इस पर सस्पेंस जो है वो लगातार बरकरार है। लेकिन अब अहम खबर ये आ रही कि 6 फरवरी को चुनाव जो है वो होगा। एमसीडी की बैठक हुई, एमसीडी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब एमसीडी मेयर चुनाव जो है वो 6 फरवरी को होंगे। इससे पहले भी 2 बार होने थे, लेकिन 2 बार पहले भी चुनाव जो है वो टल चुका है। तो अब 6 फरवरी वो तारीख जब एमसीडी मेयर का चुनाव किया जाएगा। तो एमसीडी की बैठक हुई थी, उसमें ये फैसला लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि एमसीडी के मेयर को लेकर के आम आदमी पार्टी, बीजेपी लगातार हमलावर है, लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी एक तरफ ये चाहती है कि उसका मेयर बने, आम आदमी पार्टी आंकड़ों के हिसाब से चाहती है, क्योंकि आंकड़े उसके पक्ष में कि हमारा मेयर बने। लेकिन गुत्थम गुत्था हमने देखी, लड़ाई झगड़ा हमने देखा, एक दूसरे को धक्का मुक्की हमने देखी, लेकिन अभी तक दिल्ली का मेयर कौन होगा इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। और एक और बड़ी खबर बता दें आपको, धनबाद अग्निकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। धनबाद अग्निकांड मामले का झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। अग्निकांड मामले पर आज सुनवाई होगी। आशीर्वाद टावर में आग लगने से 15 लोगों की जान गई थी। जस्टिस दीपक और अपरेश कुमार की बेंच जो है वो इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर, अग्निकांड मामले पर आज अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। आशीर्वाद टावर में आग लगी थी और आग लगने की वजह से 15 लोगों की जान जो थी वो चली गई थी। और आज आपको बता दें कि अपरेश कुमार की बेंच जो है इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। तो धनबाद अग्निकांड मामले का झारखंड हाईकोर्ट ने अब संज्ञान लिया है। अग्निकांड मामले पर आज अहम सुनवाई होनी है। तो धनबाद अग्निकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और आज इस मामले में अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। अग्निकांड मामले में अब बता दें कि आशीर्वाद टावर था ये, जिसमें अचानक से आग लग गई थी। आशीर्वाद टावर में आग लगने से आग इतनी भीषण थी कि 15 लोगों की जान चली गई थी। कई लोग ऐसे थे जो झुलसे थे इसमें। तो फिलहाल आज जस्टिस दीपक और अपरेश कुमार की बेंच जो है वो इस पूरे मामले में सुनवाई करने जा रही है। तो 15 लोगों की जान गई थी धनबाद अग्निकांड मामले में। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बता दें आपको कि आज इस अग्निकांड मामले पर अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। तो आशीर्वाद टावर था ये, जिसमें आग लगी थी। आग लगने से 15 लोगों ने इस आगजनी में अपनी जान गंवाई थी। कई लोग ऐसे हुए थे जो घायल हुए थे इस पूरे मामले में। फिलहाल आपको बता दें कि आज धनबाद अग्निकांड मामले में झारखंड ने संज्ञान लिया है और अब आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर है अयोध्या से। बता दें आपको, अयोध्या पहुंची है शालिग्राम की 2 शिलाएं। फूलों की बारिश के बीच राम भक्तों के चेहरे जो थे वो खिल उठे। बता दें आपको कि आज राम सेवकपुरम में शिलाएं जो है वो रखी जाएंगी। तो अयोध्या फिलहाल शालिग्राम की 2 शिलाएं जो है वो पहुंच चुकी हैं। अहम खबर और बड़ी खबर, फूलों की बारिश के बीच राम भक्तों के चेहरे जो है वो खिले हुए हैं, क्योंकि फूलों की बारिश से स्वागत किया गया। और आज राम सेवकपुरम में कड़ी सुरक्षा के बीच ये रहेंगी। तो इन शिलाओं से रामलला की मूर्ति जो है वो बनाई जाएगी। मौके पर फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर। तो अहम खबर, बड़ी खबर, राम सेवकपुरम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखी जा रही है। तो अयोध्या फिलहाल शालिग्राम की 2 शिलाएं जो है वो पहुंच चुकी हैं।
और अगली बड़ी खबर राजस्थान से है। राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि G20 की रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आज होने जा रही है। 4 फरवरी तक ये रोजगार कार्य समूह की बैठक जो है वो चलेगी। तो श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर मंथन किया जाएगा। तो राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर G20 की रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक जो है वो होने जा रही है। 4 फरवरी तक रोजगार कार्य समूह की बैठक जो है वो चलेगी। बता दें आपको कि सामाजिक सुरक्षा पर मंथन इसमें किया जाएगा। श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर मंथन होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय को नोडल बनाया गया है। भारत की अध्यक्षता में दरअसल G20 जो सम्मेलन चल रहा है और सम्मेलन के तहत राजस्थान के जोधपुर में होने जा रही है ये बैठक और दुनिया के श्रमिकों कामगारों के लिए महत्वपूर्ण होगी। रोजगार कार्य समूह की इस पहली बैठक में खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंथन करेंगे। उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल विकास के वैश्विक मानक तय करने जैसे विषय भी एजेंडे में शामिल किए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर, अहम खबर, 4 फरवरी तक रोजगार कार्य समूह की बैठक जो है वो चलेगी। G20 की रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आज राजस्थान के जोधपुर में होने जा रही है। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर दौरे पर। सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। बता दें आपको कि गुरु गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर उन्होंने माथा टेका। जनता दरबार लगा करके लोगों की भी समस्याएं सुनेंगे। तो आज गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। गुरु गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना वो करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर भी उन्होंने मत्था टेका इस दौरान, अपने दौरे के दौरान। और आज जनता दरबार लगाने का भी कार्यक्रम है। जनता दरबार लगाया जाएगा। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इधर सिकल सेल एनीमिया रोग को लेकर एक्शन में सरकार नजर आ रही है। सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। 2047 तक खत्म करने का मिशन छेड़ा हुआ है। लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ये अभियान चलाएंगे। तो सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ युद्ध जो है वो अब छेड़ दिया है। बता दें कि 2047 तक इसको खत्म करने का मिशन सरकार है कि लोगों को जागरूक करने के लिए बाकायदा अभियान जो है वो भी अब चलाया जाएगा कि लोगों को कैसे इसके बारे में बताया जाए। केंद्र और राज्य सरकारें जो है वो मिलकर साझा अभियान चलाएंगी। तो बड़ी खबर, अहम खबर, सिकल सेल एनीमिया रोग को लेकर के एक्शन में सरकार जो है वो नजर आ रही है। बता दें आपको सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ युद्ध जो है वो अब छेड़ दिया है और 2047 तक खत्म करने का मिशन जो है वो फिलहाल छेड़ा है। 2047 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है और इसके लिए बाकायदा लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर अभियान चलाए जाएंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर अभियान चलाएंगी। और आज प्रयागराज जाएंगे बाबा बागेश्वर। मेजा में आज 3 घंटे दिव्य दरबार जो है वो लगाएंगे। संत महात्माओं से आशीर्वाद भी लेंगे इस दौरान। तो बड़ी खबर, अहम खबर, आज प्रयागराज जाएंगे बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर का जब से सुर्खियों में आए थे तब से लेकर के उनके हर कार्यक्रम पर सबकी नजर रहती है। आज 3 घंटे दिव्य दरबार लगाएंगे मेजा में। संत महात्माओं से आशीर्वाद भी लेंगे। तो आज प्रयागराज में बाबा बागेश्वर धाम जो है, धाम सरकार जो है वो नजर आएंगे आज प्रयागराज में। आपको बता दें कि 3 घंटे जो है वो दिव्य दरबार लगाने वाले हैं यहाँ पर। मेजा वो जगह है जहाँ पर 3 घंटे दिव्य दरबार लगेगा बाबा बागेश्वर का। और इस दौरान संत महात्माओं का भी वहां पर मेला देखा जाएगा। संत महात्मा भी वहां पर पहुंचेंगे जिनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे बाबा बागेश्वर। और अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान का तांडव देखने को मिला है। 4 लोगों का फिलहाल रेस्क्यू कर दिया गया है लेकिन 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान ने तांडव मचाया हुआ है। आपको बता दें कि हालांकि 4 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया भी गया है लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है और कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। तो बर्फीला तूफान यहाँ पर देखिए कैसे एकदम से अचानक से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की ये तस्वीर है जहाँ पर बर्फीला तूफान जो है कैसे तांडव मचा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए अचानक से बर्फीला तूफान आता है और 4 लोगों को जो फंस जाते हैं इस तूफान में उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत भी हो चुकी है। तो तस्वीरें ये देखने में अच्छी लगती हैं, दूर से अच्छी लगती हैं, लेकिन ये जो तांडव मचा के जाती हैं, अपने पीछे जो निशान छोड़कर जाती हैं वो बहुत कुछ तबाह कर जाती हैं। देखिए कैसे बर्फीला तूफान जो है वो तांडव मचा रहा है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें, 4 लोग इसमें ऐसे थे जो फंस गए, 4 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया, वहीं 2 लोग ऐसे थे जिनको नहीं बचाया जा सका, उन लोगों की मौत हो गई। तो बर्फीले तूफान का तांडव जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आप देखिए।
और चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कांग्रेस की। बताने आपको कि आज कांग्रेस संसदीय समूह की बैठक होने जा रही है। बजट सत्र पर कांग्रेस जो है वो रणनीति बनाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, आज कांग्रेस संसदीय समूह की बैठक, बजट सत्र पर रणनीति बनाएगी कांग्रेस। बजट सत्र में किस तरीके से कांग्रेस सरकार को घेरेगी, कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के घेरा जाएगा, तो लिहाजा मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में आज बैठक जो है वो अहम होने जा रही है। बजट सत्र पर आज कांग्रेस जो है वो मंथन करेगी। तो बजट सत्र पर रणनीति बनाएगी आज कांग्रेस। तो अहम खबर, बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक जो है वो होने जा रही है। तमाम विपक्षी दल यहां पर पहुंचेंगे और जब वो यहां पर पहुंचेंगे तो बजट सत्र पर कांग्रेस जो है उन सबके साथ मिलकर मंथन करेगी और बजट सत्र पर रणनीति बनाएगी कांग्रेस पार्टी। और अब बात करेंगे आम बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है। भले ही वार्षिक बजट के बाहर बहुत सारी सरकारी राजकोषीय अनिवार्यताओं की घोषणा की जाती है, फिर भी ये कई वैश्विक और घरेलू हितधारकों का ध्यान केंद्रित करता है। आपको बताएं कि धीमा वैश्विक विकास, विश्व अर्थव्यवस्था के संकुचन का खतरा और निरंतर भू राजनीतिक जोखिमों की अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में 2023-24 का केंद्रीय बजट तैयार किया गया है। बजट अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इधर मोदी सरकार ने करीब 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का पहला बजट बताते हुए कहा कि आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। मोदी सरकार ने अपने कोर वोट बैंक बने महिला, लाभार्थी, किसान और मिडिल क्लास पर फोकस रखते हुए बजट तैयार किया है। Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises, an agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account.
and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. तो बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने सुना, ये उस वक्त की बाइट थी जब वो बजट पेश कर रही थी। वहीं बजट पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा उन्होंने, हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए आप भी। जी, इस वक्त मेरे साथ देश के रेल मंत्री न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं और जिस तरीके से ये पूरा बजट था, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें इससे थीं। अब हम मंत्री जी से ही जानेंगे दरअसल रेल को क्या मिला, क्योंकि बेहतर तरीके से जो जानकारी है आम जनता तक वो मंत्री ही जी दे पाएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर न्यूज़ इंडिया पे। और अगर देखा जाए 2013-14 की हम बात करें तो 9 गुना ज़्यादा बजट इस बार रेलवे को मिला है। कितना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा और किन किन सेक्टरों में हम इसका उपयोग कर रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसे विजनरी बजट के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस बजट से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मैसिव तेज़ी आएगी, पैसेंजर एमिनिटीज़ में बहुत मैसिव तेज़ी आएगी। आपने देखा अमृत भारत स्टेशन स्कीम में 1275 बड़े से बड़े स्टेशन से लेके छोटे स्टेशन, मीडियम साइज़ के स्टेशन, सारे स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा इस साल में। और जो वंदे भारत ट्रेन जिस तरह से पैसेंजर्स का रिस्पांस है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, उसका प्रोडक्शन रैंप अप किया जाएगा। 3 और जगह है, सोनीपत में, लातूर में और रायबरेली में। तीनों जगह वंदे भारत ट्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग चालू होगा, बहुत ही रैपिडली लॉन्च होगा। नए मॉडल्स बनेंगे वंदे मेट्रो के, जो कि रीजनल एरिया के लिए। पीएम साहब ने कहा कि बड़े शहर के आसपास के जो छोटे हैबिटेशंस हैं उनको रैपिडली कनेक्ट करने के लिए वंदे मेट्रो का एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, इस साल वो भी निकलेगा। दिसंबर 23 तक हाइड्रोजन ट्रेन, जैसा कि बजट में कहा गया था, ग्रीन ग्रोथ। प्रोडक्शन को रैंप अप करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स उसमें जुड़ें, तो तरीका ऑलरेडी अपना लिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स इससे जुड़ गए हैं। दूसरा तरीका होता है कि एक से दूसरी तीसरी फैसिलिटी पे जाएं। तो अब तक आईसीएफ चेन्नई में बनता था, अब आईसीएफ चेन्नई से आगे आके सोनीपत में, लातूर में और रायबरेली में बनेगा। तो इससे करीब आज जैसे करीब समझो तो ऑलमोस्ट एवरी वीक 1 ट्रेन इज़ कमिंग आउट नाउ। हम लोग विशाखापट्टनम गए थे सर, वहाँ पर बातचीत हुई। वंदे भारत का जो पूरा एक डिमांड है, विदेशों में क्रेज है वंदे भारत का, और मुझे लगता है कि काफ़ी डिमांड और बढ़ रही है। आने वाले दिनों में भारत बाकी देशों को भी इस कॉन्सेप्ट है 2-3 वर्षों के अंदर अंदर वंदे भारत का एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी थे, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बातों को रखा और बताया कि आने वाले दिनों में किस तरीके से जो रेलवे है वो ग्रोथ के साथ दौड़ने वाली है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।